Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. नी मिंजू, मेंग याओ, वैन निंग, नी हुसैन और वांग जी सबकी लाइफ में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई थी और जैसे ही एंट्री हुई थी वैसे ही कुछ समझने से पहले ही उनके लाइफ से उस कैरेक्टर की एग्जिस्ट भी हो चुकी थी। जहां इन सब के लिए वो कैरेक्टर बिल्कुल नया था, वही विंग के लिए वो कैरेक्टर हद से ज्यादा पुराना था। यूं कहा जाए तो विंग शायद उस कैरेक्टर से हद से ज्यादा नफरत करता था या उस पर गुस्सा था। सबको विंग की बातों से इतना समझ आ चुका था कि जो कैरेक्टर यहाँ विंग की इंसल्ट कर रहा था उसका नाम मैडम यू है, वो विंग के मदर की सिस्टर है और वो विंग से नफरत करती है। मैडम यू की बातों से सब ये भी समझ चुके थे कि मैडम यू विंग को शायद कंट्रोल करना चाहती है, जो विंग नहीं चाहता, इसीलिए वो मैडम यू से गुस्सा करता है। साथ ही वांग जी की आईज में तब लगभग टीयर्स आने लगे थे जब उसने मैडम यू के मुंह से अपने लिए हॉर, बेड वार्मर जैसे इंसल्टिंग वर्ड सुने। पर उसे एक बात का रिलीफ था कि विंग उसके लिए सबके सामने स्टैंड ले रहा है और वांग जी के लिए ही उसने अपनी आंट से भी फाइट बैक की और आज उसकी आंट वह मेंशन से बाहर थी। एंड मोस्ट हार्ट टचिंग वर्ड वांग जी के लिए वो था जब विंग ने ये कहा था कि वो वांग जी की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितनी वो उसकी मदर की करता था। इससे तो वांग जी की हार्ट में विंग की जो जगह थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। वांग जी समझ चुका था कि विंग उससे प्यार करता है, भले ही ये उसने डायरेक्टली नहीं कहा था, पर उसने मैडम यू के सामने अपने रिश्ते को एक तरह से एक्सेप्ट ही किया था। नहीं क्लियर शब्दों में तो हाँ, बहुत सारे वर्ड्स विंग के काफी थे ये इंडिकेट करने के लिए कि वो वांग जी से प्यार करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट भी कर सकता है। वांग जी फिलहाल यही सब सोच रहा था और उसका ध्यान स्टेयर्स की तरफ था जहां से विंग ऊपर जा चुका था। वही बाकी सब भी विंग का आज ये बर्ताव देखकर कहीं ना कहीं शॉक थे। रीजन ये था कि विंग इन लोगों से जब से मिला था वो हमेशा हैप्पी रहता था, हमेशा हंसता खेलता रहता था, पर आज पहली बार उन्होंने विंग के वो स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स, वो स्ट्रॉन्ग वॉइस और गुस्सा देखा था। सब ये तो समझ चुके थे कि विंग जितना स्वीट और सिंपल दिखता है उससे कहीं ज्यादा वो डेंजरस है। अगर एक बार बात उसकी फैमिली पर आ जाए तो विंग किसी की भी बात नहीं मानेगा। साथ ही बाकी सबको भी ये देखकर खुशी हो रही थी कि विंग ने उसकी रियल फैमिली का मतलब मैडम यू का सपोर्ट ना करते हुए अपनी उस फैमिली का साथ दिया जो शायद फिलहाल विंग की फैमिली का दर्जा हासिल कर चुकी है या नहीं, ये बात खुद विंग भी नहीं जानता, या यूं कहा जाए विंग जानता है और उन्हें अपनी फैमिली मानता भी है, पर उसने अभी तक इन लोगों से क्लियरली कुछ भी कहा नहीं है। तो कोई भी चीज अभी तक क्लियर नहीं है इन सब के रिलेशंस को लेकर। पर जैसे ही मैडम यू ने इन सबको स्ट्रीट फैमिली कहा था तो वो सबको बुरा लगा था, पर ठीक है ना, विंग ने भी उनका सपोर्ट किया और अगर विंग ने उनका सपोर्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग तो हजार बातें कहेंगे, पर सच्चाई तो यह है ना कि अब तक नी मिंजू, मेंग याओ, वैन निंग, नी हुसैन और वांग जी इन्होंने विंग के पास से किसी भी तरह का बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं की। वो अगर अपना वर्क करते हैं तभी वो इस घर में खाते हैं, वो एवे ही तो विंग के पैसे पर पड़े नहीं रहते ना इस घर में। ठीक है, विंग ने उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया तो वो भी विंग की हेल्प कर देते हैं, उनकी नजर विंग की प्रॉपर्टी पे तो नहीं है ना, ये बात वो सब जानते हैं। इनफैक्ट विंग खुद भी जानता है, इसीलिए विंग इन सब का सपोर्ट भी करता है। खैर, सब अपनी अपनी सोचों में थे, तभी उन्हें ऊपर से बहुत स्ट्रांग वॉइस आती है। जैसे ही सबको ये वॉइस आती है हर कोई शॉक हो चुका था। वही सारे सर्वेंट्स अपने हेड को नामे शेक कर रहे थे और अपने अपने वर्क पर रिटर्न जा रहे थे, जैसे उन्हें इस वॉइस से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही और वो वापस अपना अपना काम करने जा रहे थे। पर ये वॉइस इन पांचों के लिए बहुत नई थी और ये वॉइस हद से ज्यादा स्ट्रांग थी, इसीलिए ये पांचों भी विंग के लिए डर चुके थे, क्योंकि विंग अभी अभी ऊपर ही तो गया था और विंग के जाने के बाद ही ये वॉइस आई थी। मतलब विंग जरूर बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ रहा है। ये पांचों ऊपर जाने ही वाले थे, तभी एक सर्वेंट इन्हें रोक देती है और इन्हें अपने अपने काम करने के लिए कहती है, क्योंकि वो सर्वेंट यहाँ से सालों से काम कर रही थी, इसलिए वो जानती थी कि जब भी विंग गुस्से में होता है तब उसका बिहेव कुछ ऐसा ही होता है। विंग
गुस्से में था ये वो सर्वेंट सबको बता देती है और नॉर्मली रहने के लिए कहती है। पर इन पांचों को जेन्युइनली विंग की फिक्र हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब विंग को अपना मान चुके थे। उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना अब इन सब का वर्क भी था, और देखा जाए तो ये इन सब का विंग के लिए फर्ज भी था। आफ्टर ऑल वो सब एक फैमिली थे। ये बात बाहर वाले माने ना माने, ये पांचों और खुद विंग मानता है, बस वही काफी है। इसीलिए किसी भी सर्वेंट की बात ना मानते हुए भी ये पांचों ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अचानक बहुत जोर से आवाज होती है और ये सब विंग के रूम के बाहर थे। इन्हें अचानक समझ में आता है कि विंग अपने रूम के पास नहीं है। इनफैक्ट विंग के रूम से ये आवाज नहीं आ रही, आवाज ऊपर के फ्लोर से आ रही है, मतलब 4th फ्लोर से। यह सब उन फ्लोर की स्टेयर्स की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी एक गार्ड इन सबको रोक देता है और ऊपर जाने के लिए मना करता है। साथ ही इन सबको ये बताता है कि विंग ने ऊपर जाने को किसी को भी अलाउ नहीं किया। पर नीमिंजू जो पूरी सिक्योरिटी को हैंडल करते थे, वो उस गार्ड को अपने पावर थ्रू हटा देता है और ऊपर की तरफ सब चले जाते हैं। ये सब अभी ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स पर ही थे, तभी और बहुत जोर से आवाज होती है, जिससे अब हर कोई डर चुका था। हर किसी को विंग के लिए डर लग रहा था, इसीलिए वो सब भागते हुए उस रूम की तरफ जाते हैं जो थोड़ा सा खुला हुआ था। पर कुछ ही देर बाद वो रूम भी बंद हो जाता है। सब उस रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो रूम लॉक था, इसीलिए कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा था। सबका ध्यान डोर के साइड में जो विंडो थी, जिससे उस रूम का व्यू अंदर से देखा जा सकता था, उधर चला जाता है। सब उस विंडो के पास भागते हुए जाते हैं तो अंदर विंग गुस्से में हर चीज को तोड़ फोड़ रहा था। वही बाकी सब वो रूम अंदर से देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओपन विंडो थी तो आसानी से उस रूम का पूरा व्यू नजर आ रहा था। वो रूम हद से ज्यादा लग्जरियस था और बहुत ज्यादा बड़ा था। किंग साइज बेड और आलीशान चीजों से उस बेडरूम को डेकोरेट किया गया था, जो हद से ज्यादा प्रिटी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस रूम में एक अलग बार काउंटर था और साथ ही उस रूम के जितने भी वॉल्स थे उस पर बहुत सारे पेंटिंग्स थे, कुछ पिक्चर्स थे, साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स थे, कुछ स्केच थे। और वो सारे फोटोग्राफ्स में सिर्फ 3 ही पर्सन मेन थे, जिसमें एक यंग एज कपल था और एक छोटा सा बच्चा था। विंग अब तक उस रूम का सारा हुलिया बिगाड़ चुका था। बेडशीट बेड से नीचे थी और बहुत सारे फ्लावर बाज नीचे गिरे हुए थे। बहुत सारी कांच की चीजें विंग ने तोड़ दी थी। साथ ही बार काउंटर पर जितने भी ग्लासेस और कुछ एक्सपेंसिव वाइन्स रखी थी, उसे भी विंग ने अपने हाथों से तोड़ दिया था। यूं कहा जाए तो विंग ने उस पूरे रूम को तहस महस कर लिया था। साथ ही वो खुद को भी हर्ट कर रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों पर विंग के शूज उस रूम के बाहर थे और विंग उस रूम में ऐसे ही नंगे पांव एंटर हुआ था, जिस वजह से उस फ्लोर पे जो भी ग्लासेस बिछे हुए थे टूटे हुए, वो विंग के पैरों पर चुभ रहे थे। पर विंग जो अब पूरी तरीके से अपने गुस्से में पागल था, उसे उस दर्द का कोई अंदाजा ही नहीं था। विंग कुछ देर तो ऐसे ही तोड़फोड़ करता है। बाद में वो बार काउंटर के पास जाता है और एक वाइन की बोतल को उठा लेता है। विंग सीधा उसे अपने मुंह से लगाता है और वैसे ही पीने लगता है। विंग लगभग एक ही सांस में वो पूरी बोतल खाली कर चुका था। उसने उस बोतल को वैसे ही नीचे मारकर फोड़ दिया था। विंग ने वहां से और 2-3 बोतल उठाई और वो बेड के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने आसपास वो सारी बोतल्स रख दी थी जो उसने बार काउंटर से उठाई थी। विंग बेड के पास बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत सारी पेंटिंग्स थी उस दीवार पर, उस छोटे बच्चे और यंग कपल की। विंग जिसकी आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे, उसकी आईज पूरी तरीके से रेड थी। अब वो गुस्से से थी या रोने की वजह से ये तो पता नहीं, पर उसकी आईज हद से ज्यादा रेड हो चुकी थी। विंग और एक बोतल को एक ही सांस में खत्म करता है और अब वो पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था। विंग को अभी भी दिल नहीं भर रहा था, इसीलिए वो अपने पास जितनी भी वो 2-3 बोतल्स लाई थी, उसने उसे भी एक ही सांस में गटक लिया था। कहा जाए तो विंग ने अभी तक 5 से 6 बॉटल्स स्ट्रॉन्ग वाइन पी ली थी और विंग अब पूरी तरीके से टल्ली था।
विंग लगातार उस सामने वॉल की तरफ देख रहा था जहां पर सामने ही एक सबसे बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ था जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जो एक लेडी के हाथ में था। साथ ही उस बच्चे के फादर ने उस लेडी को और उस बच्चे को सिक्योरली होल्ड करके रखा था और उन तीनों के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। खासकर उस बच्चे के फेस पर बहुत ब्राइट स्माइल थी। उसके बनी टीथ साफ नजर आ रहे थे और उसके लिप्स के नीचे भी एक छोटा सा मोल था जैसे विंग के लिप्स के नीचे है। साथ ही वही मोल उसके फादर के लिप्स के नीचे भी था। मतलब ऑब्वियसली वो विंग की फैमिली फोटो थी जिसमें उसके फादर थे वी चांसे, मदर थी कांसे सरन और साथ ही छोटा सा प्यारा सा अल्फा विंग था। विंग अपनी लड़खड़ाती कदमों से उठता है और उन्हीं ब्रेक हुए कांचों पर पैर रखते हुए सीधा उस पोर्ट्रेट की तरफ चला जाता है। विंग अपने हाथों से उस पोर्ट्रेट को छूने लगता है और अपने मदर फादर के फेस पर अपने हाथों को सॉफ्टली फेराने लगता है। विंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी। विंग उसी सॉफ्ट स्माइल के साथ अपनी सॉफ्ट पर लड़खड़ाती हुई वॉइस में कहता है, मॉम, डैड, आशियान मिस यू सो मच। इतना बोलकर विंग उस पोर्ट्रेट पर हल्के से अपने लिप्स को रख देता है। मतलब वो उस पोर्ट्रेट पर जो उसके मॉम डैड की पिक्चर बनी हुई थी उस पर सॉफ्टली किस करता है। विंग उस पोर्ट्रेट से साइड में हो जाता है और फिर से बार काउंटर के पास जाता है, एक और वाइन की बोतल निकालता है और उसे पीने लगता है। विंग उस पोर्ट्रेट के सामने ही हिलते डुलते जैसे तैसे आ चुका था और अभी भी उसके हाथ में वो वाइन की बोतल थी। विंग उसकी मदर की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मा, आशियान ने आपको नहीं मारा। आशियान मर्डरर नहीं है। मम्मा, बिलीव मी, आशियान आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको कैसे मार सकता है? मैं इतना बुरा नहीं हूँ मम्मा, मैंने आपको नहीं मारा। मॉम, सुन रहे हो ना आप? मैंने आपको नहीं मारा। मैं तो चाहता भी नहीं था कि आप मुझे छोड़ के चले जाओ। क्यों मॉम, क्यों चले गए आप? और देखो ना क्या कहते हैं सब लोग कि आपकी छोटे आशियान ने आपकी जान ले ली। मॉम, ऐसा नहीं है ना, मैंने आपको नहीं मारा ना मॉम। नहीं मॉम, आशियान इतना हार्टलेस नहीं है कि जिसने उसे बर्थ दिया वो उसे ही मार डाले। मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अब आप ही बताओ, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? मैंने आपको नहीं मारा मॉम, आई एम नॉट मर्डरर। इनफैक्ट आपकी गलती है, आपने मुझे बर्थ ही क्यों दिया मॉम? जब आप जानती थी कि आपकी हालत ठीक नहीं है तो क्यों आपने आशियान को बर्थ दिया? देखो मॉम, मेरी बर्थ के 9 मंथ के बाद ही आपकी डेथ हो गई। अगर आशियान को आप नहीं लाती इस दुनिया में तो आप इस दुनिया में जी रही होती ना मॉम। क्यों आपने मुझे बर्थ दिया? क्यों इतना बड़ा रिस्क उठाया मॉम? देखो ना, आपकी वजह से पापा भी जी नहीं पाए और वो 4 साल बाद ही मुझे छोड़कर चले गए। और बाद में तो सब मुझे मर्डरर बोलने लगे, आपके साथ साथ मेरे पापा का भी। मैंने आप दोनों को नहीं मारा मॉम डैड, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, पर सब मुझे आपका मर्डरर कहते। वो मैडम यू है ना मॉम, वो तो हमेशा मुझे आपका मर्डरर बोलती है, मुझे डॉग बोलती है, हमेशा मुझे सुनाती रहती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता था, इसलिए मैंने आपकी और बाद में फादर की जान ले ली। हमेशा मुझे डॉग बोलती है मॉम, हमेशा मुझे मर्डरर बोलती है। मैंने ऐसा नहीं किया ना मॉम। बिलीव मी मॉम, आशियान आपसे बहुत प्यार करता है। आपके जाने के इतने साल बाद भी आपको वो हर रोज मिस करता है। बचपन से लेकर आज तक मैंने वो हर काम किया जिससे मुझे लगा कि आप मेरे पास वापस आ जाओगे। मुझे जो भी बोलता था कि ये करने से तुम्हारे मॉम डैड वापस आ जाएंगे, मैं वो सब करता था, चाहे उसमें मुझे कितना भी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो। पर देखो मॉम, आज फिर भी मैं अकेला क्यों हूँ मॉम? क्यों इतना सब कुछ करने के बाद भी आप मेरे पास नहीं हो?
आप जानते हो, जब डैड की मौत हुई ना, तब मैडम यू मुझे अपने घर पे लेके गई और उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी और उनके फैमिली की सेवा करूँगा तो आप दोनों खुश होकर मुझसे मिलने आओगे और मेरे पास ही रह जाओगे। इसीलिए मॉम, मैंने बचपन में क्या कुछ नहीं सहा। उनके हाउस के सारे वर्क किए, सर्वेंट की तरह रखती थी मॉम। वो मुझे बहुत मारा था मॉम, मुझे बहुत दर्द होता था। फिर भी आप दोनों के लिए मैं वहाँ भी रहा। वो हमेशा मुझे कहते थी कि गॉड मेरे मॉम डैड को वापस भेज देंगे, बस मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। मैंने किया ना मॉम, मैंने सब कुछ किया, पर फिर भी आप मेरे पास नहीं हो। 10 साल तक उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, वो भी कैद करके। मुझसे घर के सारे काम करवाए, मुझे बुली भी करते थे, मुझे मारते थे। मैडम यू तो मुझे हंटर से मारती थी मॉम। आप जानते हो, अभी भी उसके निशान है। देखना चाहते हो? इतना बोलकर विंग सीधा अपना शर्ट उतार देता है। सच में उसके बैक पर बहुत ज़्यादा हंटर के निशान थे, जो अब हील होने में आए थे, पर वो जख्म अभी भी गए नहीं थे, या यूँ कहा जाए उन जख्मों के निशान अभी तक गए नहीं थे। विंग अपनी बैग को उस पोर्ट्रेट की तरफ करते हुए कहता है, देखो मैम, देखो ना आपके आशियन को कितना मारा था, फिर भी मैं आपके लिए सब कुछ करता रहा। और जब मुझे समझ आया कि मैडम यू बस मेरी प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही है, तो मैं वहाँ से भाग आया। और बाद में मैं लॉयर अंकल से मिला। लॉयर अंकल ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और बाद में उन्होंने मुझे संभाला। पर मैडम यू उन्हें भी धमकाने लगी, इसीलिए मैं लॉयर अंकल के ऊपर कोई भी खतरा नहीं चाहता था ना, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया और बाद में वह मेंशन में आ गया। आप जानती हो मॉम, मुझे यहाँ बहुत डर लगता था, क्योंकि ये कितना बड़ा मेंशन है और मैं अकेला यहाँ रहता था। मुझे बहुत डर लगता था। रात में मेट्स भी मेरे पास नहीं रहती थी और वो सर्वेंट्स भी चले जाते थे, मैं अकेले इस मेंशन में। अब जानती थी मैं कितना रोता था, कितना चिल्लाता था ना मॉम। मैं इसी कमरे में तो आके सोता था ना, लेकिन वो डॉग्स जिनसे मैडम यू मुझे डराती थी, वो डॉग्स लेकर वो यहाँ आई थी और उन्होंने मुझे बहुत डराया था। अब जानती है, उस वक्त मुझे एक डॉग ने काट भी लिया था, मुझे कितना दर्द हुआ था। पर फिर भी मैडम यू का दिल नहीं भरा, वो मुझे हमेशा टॉर्चर करने यहाँ आने लगी। बाद में मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया, पूरे एम्पायर को संभाला। सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरे एम्पायर मेरे सिर पर था मॉम, और मैं बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं था मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए। रात को जब डॉग्स भौंकते थे ना, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था वो मुझे काट लेंगे। दिन में भी जब भी मैं डॉग्स को देखता था मुझे डर लगता था, पर मैं किसको बताता कि मुझे डर लगता है, क्योंकि कोई भी मेरा अपना था ही नहीं ना। आप दोनों नहीं थे जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाए, तो मैंने खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर भी वो मैडम यू का डर मेरे दिल से कभी निकला ही नहीं। जब भी मैं मैडम यू की बातें सुनता था तो मजबूर हो जाता था वो सब करने के लिए। एक रीज़न ये भी था कि शायद वो आपकी सिस्टर है, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, और शायद उसी रिस्पेक्ट की वजह से मैं उनसे डरता भी था। पर कब तक डरता मॉम? हाँ डैड, बताओ कब तक डरता? जब मैं 18 साल का हुआ तब मुझे समझ में आ गया कि हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। इसीलिए मैं पैसा कमाने के पीछे लग गया, क्योंकि मैंने सुना था कि पैसों से हर चीज़ खरीदी जाती है। सोचा था ये सारा पैसा गॉड को दे दूंगा और गॉड से आप दोनों को मांग लूँगा। पर बहुत जल्दी मेरी वो गलतफहमी भी टूट गई मॉम। जब मैंने गॉड का पता ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे वो कहीं मिला ही नहीं। बाद में मुझे पता चला कि ये सब तो बस गॉड का नाम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बार गॉड जिसे अपने पास बुला लेता है उसे कभी छोड़ता ही नहीं, उसे कभी भी अपने पास से भेजता नहीं। तो मतलब मेरे मॉम डैड भी गॉड के पास है।
और अब वो मुझे कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। आप जानते हो मॉम डैड, जब मुझे ये पता चला था ना, मैं बहुत रोया था। मैंने 4 दिन तक कुछ खाया भी नहीं था। फिर भी कोई भी मुझे पूछने तक नहीं आया। और मैडम यू जब आई तब उन्होंने फिर से मुझे मारा। मैडम यू और उनका बेटा हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं। मैं कर भी देता हूँ मॉम, पर मैं जानता हूँ ना वो कितने बुरे हैं। आज ये वह एम्पायर मैंने खड़ा किया है मॉम, फिर से। आप जानती हैं मेरे सिर के ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। मेरे वर्कर्स, मेरे सर्वेंट्स, मेरे सबोनेट्स, कितने सारे लोग बस मुझ पे डिपेंडेड है। और अगर मैं ये वे कॉरपोरेशन मैडम यू के हाथ में जाने दूंगा तो वो पूरा वे कॉरपोरेशन बर्बाद करके रख देगी। उनसे उनका यंग कॉरपोरेशन जो छोटा है वो तो संभाला नहीं जाता, तो वे कॉरपोरेशन वो कैसे संभाल सकती है मॉम। मैं इतने लोगों की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। सिर्फ इसीलिए मैं उन्हें इन्वेस्टमेंट देता हूँ, पैसे देता हूँ, पर प्रॉपर्टी और पोजीशन नहीं दे सकता मैं उन्हें, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद ये नहीं चाहता, ये सब कुछ संभालना मैं नहीं चाहता हूँ, पर मुझे तो आपके पास आना है ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। पर फिर भी मैं संभाल रहा हूँ ना, उन सब लोगों के लिए जो मुझ पर यकीन करते हैं। आप जानती हो मॉम, जब भी वे कॉरपोरेशन की उस सीईओ की पोस्ट पर बैठता हूँ ना, तो अनचाहे बर्डन के नीचे दब जाता हूँ मैं। ना चाहते हुए भी लाखों लोगों की जिंदगी और जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। मेरा एक गलत कदम और सब कुछ बर्बाद हो सकता है मॉम, सब कुछ। और मैं अपनी लाइफ को बर्बाद होने दे सकता हूँ, लेकिन उन लोगों की क्या गलती है मॉम। वो तो मेरे भरोसे है ना, मुझ पर यकीन करते हैं, मुझ पर एतबार करते हैं। और आपका विंग इतना कमज़ोर तो नहीं है ना कि सबके यकीन को तोड़ दे। नहीं मॉम डैड, विंग कमज़ोर नहीं है। आशियान बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। आशियान तो स्ट्रांग है, जैसा डैड ने कहा था। आशियान को स्ट्रांग बन के रहना है, उसे कभी भी रोना नहीं है। और उसके मॉम डैड उसे दिखे या ना दिखे पर हमेशा उसके साथ रहेंगे। पर आज तक भी आशियान को उसके मॉम डैड मिले ही नहीं मॉम। इतने सालों से आशियान बस अपने मॉम डैड के प्यार के लिए भटक रहा है और तरस रहा है। और अचानक कैसे आशियान ये सब कुछ गिव अप कर सकता है मॉम? बताओ ना डैड, कैसे आपका आशियान सब कुछ छोड़ सकता है? जानते हो मॉम डैड, 2 मंथ्स पहले मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आया। वो चेंज क्या था जानते हो? एक रॉन्ग कॉल। मुझे रात को एक रॉन्ग कॉल आया। वो पर्सन मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता था और किसी और को हेल्प के लिए कॉल कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर मैं उसे बचाना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ चला गया। और आप जानते हो, मैं वहाँ से एक ब्यूटीफुल फैमिली उठा के लाया हूँ, जिसमें एक बड़े गगर है, उनके हस्बैंड है, उनका भाई है और उस भाई का पार्टनर, और साथ ही वो पर्सन जिसने रॉन्ग कॉल किया पर राइट पर्सन को किया। आपके आशियान जिसकी लाइफ का बस एक ही मकसद बन चुका था, वह कॉरपोरेशन को ठीक से संभालना और हर इंसान की जिम्मेदारी उठाना, जिस वजह से वो कोल्ड बन चुका था, हार्टलेस बन चुका था। जब से मुझे पता चला था कि आप वापस नहीं आओगे, तब से मैं जैसे जीना ही भूल चुका था। मैं जीता था सिर्फ वे कॉरपोरेशन के लिए, पर जब से उस ओमेगा की मैंने वॉइस सुनी थी ना, सब कुछ चेंज हो गया। आपके आशियान को दिल में दर्द हुआ उस ओमेगा के उस पेन को उस कॉल पे ही फील करके, इसीलिए मैं भागता हुआ वहाँ गया था। मैंने उन सबको सेव भी किया और मैं उन्हें अपने मेंशन में लेके आया और आज तक उन्हें इस मेंशन में रखा हूँ। उनसे हमेशा झूठ बोलता हूँ कि उसके पेरेंट्स उन्हें ढूंढ रहे हैं, जबकि ये झूठ है। पर क्या करूँ, मैं सेल्फिश हूँ। मुझे पसंद आता है उनका प्यार, उनका सपोर्ट, वो साथ जो मुझे आपसे मिलता था, वो केयर जो मैं बहुत मिस करता था, जो मुझे किसी और से नहीं मिली। जानते हो, फादर के जाने के बाद कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था।
पर वो लोग जब से मेरी लाइफ में आए हैं ना, सब कुछ बदल चुका है। आप जानते हो, वो याओगे मेरे लिए आपकी तरह अपने हाथों से खाना बनाते हैं। मिंजूगा मुझे पापा की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनमें मैं आप दोनों को ढूंढने लगा। पहले तो मैं उन्हें बस अपने पास रखना चाहता था, उसका रीज़न नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मैं उन सब लोगों से प्यार करता हूँ और उनमें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली ढूंढता हूँ। बहुत सेल्फिश हूँ, इसीलिए उन्हें इस मेंशन में रखा है। हमेशा जब भी सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ ना, लगता है मेरे पास भी फैमिली है। जब भी लंच लेकर याओग ऑफिस आते हैं ना, तब लगता है कि मेरी भी कोई तो भी केयर करता है। जब भी शाम में डिनर पे सब मेरा इंतज़ार करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले मेरी केयर किसी ने की ही नहीं ना, तो मैं ये सब उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये गलत है, ये गलत है, वो किसी और की फैमिली है, पर मेरे पास तो फैमिली ही नहीं है ना। तो अगर मैं उनसे थोड़े से प्यार की चोरी कर भी रहा हूँ तो क्या गलत है? जबकि मैं जानता हूँ कि वो लोग भी कुछ ही टाइम के लिए हैं, बाद में वो भी चले जाएंगे जब उन्हें सच पता चलेगा। पर आप जानते हो मॉम डैड, उन सब में सबसे अच्छी बात क्या है? वो मैडम यू की तरह मेरे पीछे पैसों के लिए नहीं भागते। वो सब जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी कहीं ना कहीं उनसे अटैच हो चुका हूँ, उनसे प्यार करता हूँ और आप लोगों को उनमें ढूंढता हूँ। मैंने हमेशा चैंग गग और यानली शीजे को देखा है। जब मैं उनके घर में रहता था ना मॉम, उनके सारे वर्क करता था, पर कभी भी उन्होंने मुझे वो ब्रदरली लव नहीं दिया। पर नी हुसैन और वेनिंग, उनसे मेरी वो कमी भी पूरी होती है। और वांग जी, वो तो सीधा यहाँ इफ़ेक्ट करता है। इतना बोलकर विंग अपने राइट हैंड की फिंगर को अपने हार्ट पे रख देता है और वहाँ फिर से टैप करते हुए कहता है, यहाँ कुछ अलग फील होता है उसके लिए। और आज जब मैडम यू ने उसकी इंसल्ट की, बिल्कुल पसंद नहीं आया मॉम। मुझे नहीं पसंद कि कोई उसकी इंसल्ट करे। वो मेरा है, वो इंसान है जो मेरी लाइफ की फर्स्ट खुशी है, जो मेरे लिए हैप्पीनेस बन के आया है। पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर कुछ फील होता है, कुछ ऐसा जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही बना है। मैं उसे देखकर बहुत खुश होता हूँ। जब भी उसके होठों पर वो स्माइल आती है, मैं खुश होता हूँ। जब भी मैं उसे टीज करता हूँ तो उसका गुस्सा होना, उसकी आंखों में वो मासूमियत, मेरे पीछे भागना, मुझे तंग करना, मुझे आंसर देना, मुझे फाइट बैक करना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद आती है। अगर कोई और मुझसे फाइट बैक करे ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि वो वुशियान के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। पर नहीं, जब भी वो मुझसे फाइट बैक करता है ना, मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा है जो विंग के सामने खड़ा होने की ताकत रखता है। मुझे पसंद है उसका अपने साथ रहना, मुझे पसंद है वो एहसास जो मुझे फील कराता है कि वो मेरा है। मैं जानता हूँ ये सब गलत है, ये सही नहीं है। वो एक ओमेगा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं उसे किस हक से अपने पास रख सकता हूँ? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ ना। पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। मैंने बहुत सोचा उसे बताने के बारे में, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो बस ये सोचे कि मैंने उस पर एहसान किया है, उसकी दोस्त की हेल्प की है, इसीलिए उसे मेरे पास रहना होगा। डरता हूँ मॉम कि कहीं वो मेरे एहसानों के तले दबकर यस ना कह दे, क्योंकि मैं तो उसका प्योर लव चाहता हूँ ना, उसका वही साथ चाहता हूँ जो मैं उसके साथ फील करता हूँ, वो फीलिंग्स चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ना अपने हेल्पर के रूप में देखे और ना ही मुझे इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन के नज़रिए से देखे। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप मेरे तरफ देखते थे ना, बिल्कुल अपने मासूम से आशियान की तरफ, बिल्कुल वो भी मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे।
मेरे पैसों को या मेरे एहसान को देखकर नहीं, मुझे देखकर मुझे लव करे। अगर ये मैं चाहता हूँ तो गलत क्या है? मैं सेल्फिश हूँ पर गलत नहीं हूँ ना। प्यार करना गलत कैसे है? और अगर गलत भी है तो मैं कर चुका हूँ ना वो गलती। बस इसी गलती की वजह से अब मैं ऐसा बर्ताव करने लगा हूँ। आज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जब मैडम यू ने उसकी इंसल्ट की। वो कैसे उसे हॉरर बेड वार्मर, वो भी मेरा नहीं मॉम, मैंने कभी भी उसे उस तरीके से सोचा तक नहीं है। मैं तो उसे अपने बेटर हाफ, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से देखता हूँ। फिजिकल रिलेशनशिप अलग बात है ना, पर मैं उसे कोई अपना प्लेजरेबल टॉय बना के नहीं रख सकता। मैं तो उसे अपने दिल में रखना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपना सरनेम देना चाहता हूँ, उसे वे बनाना चाहता हूँ, ना कि उसकी आइडेंटिटी दुनिया से छुपा कर उसे हाइड करके रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो बस मेरा रहे, पर उसकी कैरेक्टर पे मैं कोई दाग नहीं लगाना चाहता। मैं किसी भी तरह से उसे गलत एंगल में नहीं रखना चाहता। मैं तो उसे लीगली पूरी सोसाइटी के सामने हक देना चाहता हूँ, अपने वाइफ का दर्जा देना चाहता हूँ। तो मैडम यू ने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में? ये तो गलत है ना। सिर्फ इसीलिए मुझे ना आज गुस्सा आ गया और मैंने आज मैडम यू से ना मॉम सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने उस लेडी को घर से बाहर फेंक दिया, क्योंकि जो मेरे बेटर हाफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मतलब अभी हुआ नहीं पर क्या पता हो जाए, पर जो भी है उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी ना मॉम। वो गलत है ना डैड? आप भी तो मॉम का सपोर्ट करते हो ना, आप भी कभी मॉम की इंसल्ट नहीं होने देते, इसलिए मैंने भी नहीं होने दी और मैंने उन्हें निकाल दिया। अब मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे बस वो पांचों अपने पास चाहिए। मेरे फैमिली के साथ रहना है, मुझे उन पांचों के साथ रहना है, पर मैं जानता भी नहीं कि उन्हें रोकूं कैसे। कुछ दिन बाद वो बोर हो जाएंगे और बाद में चले जाएंगे। जैसे हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे छोड़ के चले जाएंगे और फिर से मैं अकेला हो जाऊंगा। क्यों मॉम डैड सब मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं? सब मुझे हार्टलेस समझते क्यों हैं? क्यों मुझे हर कोई गलत समझ के छोड़ के चला जाता है? आज तो मैंने उन पांचों के सामने गुस्सा किया। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि जो इंसान अपनी आंट की इज्जत नहीं कर सकता वो उन्हें कैसे ट्रीट करेगा। पर क्या वो मेरी सच्चाई जानते होंगे? मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँगा जो हुआ वो, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना आता ही नहीं। मैंने किसी को एक्सप्लेन किया ही नहीं। आप समझा पाओगे उन्हें? क्या वो समझ पाएंगे या वो मुझसे डर गए होंगे? हो सकता है ना वो आज ही चले जाए और बाद में मैं फिर से कभी भी उनके साथ बैठ नहीं पाऊँगा, हंस नहीं पाऊँगा, फिर से डिनर नहीं कर पाऊँगा। हाँ, डिनर से याद आया, मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया। मैं सुबह से कुछ भी खा ही नहीं पाया। मैं बहुत एक्साइटेड था ना यहाँ आने के लिए। शाम का डिनर सबके साथ करना चाहता था, तो मैंने सुबह से कुछ खाना ही नहीं खाया। पर मैडम यू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश वो आज की जगह कल आती तो शायद एक लास्ट बार मैं उन सब के साथ मिलकर खाना तो भी खा पाता। खैर, जाने दो मॉम डैड, आपका आशियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो खुद को फिर से संभाल लेगा। आप आपके आशियन की फिक्र मत करना। आप हेवन में एक दूसरे का ख्याल रखना, और आपका आशियन स्ट्रांग है, वो खुद का ख्याल रख लेगा। वैसे भी आपके आशियन को दर्द नहीं होता, वो कभी भी रोता नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है। देखो, आज इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपका आशियन बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। मेरे मरने की दुआ करने वाले कितने लोग हैं ना, पर एक की भी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्यों मैं आज भी यही हूँ, एक हार्टलेस बीस्ट बन के, जिसे पूरी दुनिया चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन कहती है, जो एक हार्टलेस कोल्ड हार्टेड बीस्ट है, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, जिसे दर्द नहीं होता। इतना बोलकर विंग
अपने हाथ में जो वाइन की बोतल थी उससे 2 सिप लेता है और बाद में उसे भी फ्लोर पे फेंक के फोड़ देता है। विंग अपने कदमों को उसी ग्लास पर रखते हुए बेड के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है। उसका ध्यान अभी भी उसी पोर्ट्रेट पर था। अब विंग टोटली अपने नशे में था और वो धीरे धीरे अपनी आइज़ भी बंद कर रहा था। विंग वैसे ही उस बेड पर अपने हेड को रख देता है, मतलब वो बेड के नीचे बैठा था और हेड को बेड के ऊपर लीन कर देता है और अपनी बंद आइज़ लगभग करते हुए अपनी धीमी वॉइस में कहता है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, पर कोई नहीं है जो इन्हें ट्रीट करके इस दर्द को ख़त्म कर दे। मुझे नींद आ रही है पर सुलाने के लिए कोई नहीं है। मुझे भूख लगी है पर खिलाने वाला कोई नहीं है। मुझे सोना है मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ। इतना बोलकर विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को लगा लेता है। वही बाकी सब बाहर लिटरली विंग की ये सारी बातें सुनकर रो रहे थे। सच में जो पर्सन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ये बात आज सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी थी। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.